आया कि आपके यहाँ लोकतांत्रिक शब्द क्यों नहीं रखा। मैंने उन्हें कहा कि निसंदेह यह सोचा जा सकता है कि कोई गणराज्य लोकतांत्रिक ना हो, परंतु हमारा पूरा इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि हम लोकतांत्रिक संस्थाओं के ही पक्षधर हैं। स्वाभाविक है कि हमारा लक्ष्य लोकतंत्र है, लोकतंत्र से कम कुछ भी नहीं। यह लोकतंत्र कैसा होगा, उसकी शकल सूरत कैसी होगी, ये एक अलग मसला है। आज के लोकतंत्र ने दुनिया की प्रगति में जबरदस्त भूमिका निभाई है। उनमें से बहुत सारे यूरोप तथा अन्य स्थानों के देश हैं, परंतु यह निसंदेह संदेहजनक हो सकता है कि अगर उन्हें पूरी तरह लोकतांत्रिक बने रहना है तो ना जाने कब उन लोकतंत्रों को अपनी शकल सूरत थोड़ी बहुत बदलनी पड़ती है। मैं आशा करता हूँ कि किसी कथित लोकतांत्रिक देश की किसी एक खास लोकतांत्रिक प्रणाली या किसी स्थान विशेष की हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। हो सकता है कि हम उससे बेहतर कुछ रच दें। बहरहाल किसी भी सूरत में हम यहाँ जैसी चाहे सरकार बनाए, वह हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप और उनको स्वीकार्य जरूर होनी चाहिए। हम लोकतंत्र के हक में इस सदन को तय करना है कि इस पूर्णतम लोकतंत्र का स्वरूप कैसा होगा। सदन इस बात को देख सकता है। इस प्रस्ताव में हमने लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि हमें लगा कि यह तो स्वाभाविक ही है कि गणराज्य शब्द में यह शब्द लोकतांत्रिक शब्द जो है पहले ही निहित होता है, इसलिए हम अनावश्यक और अनुपयोगी शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते थे। हमने शब्दों के उपयोग मात्र से कहीं ज़्यादा ध्यान दिया है। हमने इस प्रस्ताव में लोकतंत्र की अंतर्वस्तु प्रस्तुत की है, बल्कि लोकतंत्र की नहीं, आर्थिक लोकतंत्र की अंतर्वस्तु प्रस्तुत की है। अन्य सदस्यों को इस बात पर आपत्ति हो सकती है कि इस प्रस्ताव में हमने भारत को एक समाजवादी राज्य बनाने का उल्लेख क्यों नहीं किया है। यहाँ हमारा केवल इतना ही कहना है कि मैं समाजवाद का समर्थक हूँ और मुझे आशा है कि एक दिन भारत भी समाजवाद के पक्ष में होगा और वही भारत एक समाजवादी राज्य की स्थापना के मार्ग पर चलेगा। और मुझे पर विश्वास है कि एक दिन पूरी दुनिया को इसी मार्ग पर चलना होगा। तो नेहरू के भाषण की सावधानी से पड़ताल की जानी चाहिए। उसमें क्या कहा जा रहा है, नेहरू के अतीत प्रेम से क्या पता चला है और संविधान के दृष्टि को निर्धारित करने वाले विचारों के उद्गम के बारे में वो क्या कह रहे हैं। यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन, देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल न करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या कारण बताया था। तो ऊपर हमने पढ़ा दिया है, अब आप इस क्वेश्चन को हल करिएगा। अतीत की ओर जाते हुए अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति का हवाला देते हुए नेहरू भारत के संविधान निर्माण के इतिहास को मुक्ति व स्वतंत्रता के एक लंबे ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा सिद्ध कर रहे हैं। वह भारतीय संघर्षों के ऐतिहासिक महत्व को अतीत के क्रांतिकारी क्षणों के समक्ष बता रहे हैं। लेकिन नेहरू के कहने का आशय यह नहीं है कि उन घटनाओं को आज के लिए ब्लूप्रिंट माना जाए या उन क्रांतियों पर विचार को बिना सोचे विचारे भारत पर लागू किया जा सकता है। वह किसी खास तरह के लोकतंत्र को अपनाने का विरोध करते हैं और कहते हैं कि हमारे लोकतंत्र की रूपरेखा हमारे बीच होने वाली चर्चाओं से ही उभरेगी। वे इस बात पर जोर देते हैं कि भारत में संविधान के आदर्श और प्रावधान कहीं और से उठाए गए नहीं हो सकते। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। उनके शब्दों में भारत में शासन की जो व्यवस्था स्थापित हो वह हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप हो और उनको स्वीकार्य होनी चाहिए। पश्चिम में वहाँ की उपलब्धियों और विफलताओं ने सबक लेना जरूरी है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि पश्चिमी समाजों को भी अन्य स्थानों पर हुए प्रयोगों से बहुत कुछ सीखना पड़ा था और लोकतंत्र की अपनी अवधारणा बदलनी पड़ी थी। भारतीय संविधान का उद्देश्य यह होगा कि लोकतंत्र के उदारवादी विचारों और आर्थिक न्याय के समाजवादी विचारों का एक दूसरे में समावेशन किया जाए और भारतीय संदर्भ में इन विचारों की रचनात्मक व्याख्या की जाए। नेहरू इस बात पर जोर दे रहे थे कि भारत के लिए क्या उचित है, इस बारे में हमें रचनात्मक ढंग से सोचना चाहिए। लोगों की इच्छा। संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी को संविधान सभा पर की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्य का स्याह दिखाई देता है। उन्होंने सदस्यों तथा आम भारतीयों से आग्रह किया कि वे साम्राज्यवादी शासन के प्रभाव से खुद को पूरी तरह आजाद करें। 1946 से 47 के जाड़ों में जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो अंग्रेज अभी भी भारत में ही थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार शासन तो चला रही थी, परंतु उसे सारा काम वायसराय तथा लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार की देखरेख में करना पड़ता था। लाहिड़ी ने अपने साथियों को समझाया कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है और वह अंग्रेजों की योजना को साकार करने का काम कर रही है। यहाँ पे दिखाए गए अंतरिम सरकार के सदस्य प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति, यहाँ पे नाम लिखे गए हैं उनके। सोमनाथ लाहिड़ी ने देखिए क्या कहा था, बहुत अच्छा महोदय, साहसिक शब्द। लाहिड़ी ने कहा था कि महोदय, मैं पंडित नेहरू को इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने यह कहकर भारतीय जनता की भावनाओं को इतने स्टिक शब्दों में व्यक्त किया कि भारत के लोग अंग्रेजों द्वारा थोपी गई किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह की जबरदस्ती पर असंतोष व आपत्ति व्यक्त की जाएगी और अगर आवश्यकता हुई तो हम संघर्ष की घाटी में उतरेंगे। बहुत अच्छा महोदय, साहसिक शब्द। परंतु देखना यह है कि इस चुनौती को आप कैसे और कब साकार करते हैं महोदय। मसला यह है कि यह जबरदस्ती इसी समय की जा रही है, न केवल ब्रिटिश योजना के भावी संविधान बनाती है तो जो अंग्रेजों की संतुष्टि पर आधारित होगा, बल्कि इससे यह भी संकेत मिलता है कि मामूली मतभेद के लिए भी आपको संघीय न्यायालय तक दौड़ना होगा। यहाँ वहाँ इंग्लैंड में जाकर नाचना पड़ेगा या ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली या किसी और के दस्तावेजों पर दस्तक देनी होगी।
केवल यही सच नहीं है, हम चाहे जो भी योजनाएं ना बनाए, यह संविधान सभा ब्रिटिश बंदूकों, ब्रिटिश सेना, उनकी आर्थिक व विधि शिकंजे के साए में है। इसका मतलब यह निकलता है कि मूल रूप से सत्ता अभी भी अंग्रेजों के हाथ में, और सत्ता का प्रश्न बुनियादी तौर पर अभी तय नहीं हुआ है, जिसका अर्थ यह निकलता है कि हमारा भविष्य अभी भी पूरी तरह हमारे हाथों में नहीं है। इतना ही नहीं, हाल ही में एटली तथा अन्य लोगों द्वारा दिए गए वक्तव्यों से यह भी स्पष्ट हो गया कि अगर जरूरत पड़ी तो वे विभाजन से पीछे नहीं हटेंगे। महोदय, इसका आशय यह है कि देश में कोई स्वतंत्र नहीं है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, हमारे पास केवल आपस में लड़ने की स्वतंत्रता है, हमें बस इतनी ही स्वतंत्रता मिली है। इसलिए हमारा विनम्र सुझाव है कि यहाँ सवाल इस योजना की रूपरेखा के जरिए कुछ पा लेने का नहीं, बल्कि यहाँ और भी स्वतंत्रता की घोषणा करने का और अंतरिम सरकार भारत की जनता से यह आह्वान करने का है कि अभी आपस में लड़ने के बजाय अपने शत्रु को देखे, जिसके हाथ में अभी भी कोड़ा है, वे ब्रिटिश साम्राज्य को देखे और उनसे मिलकर लड़ने के लिए आगे बढ़े, और हम स्वतंत्र हो जाएंगे। तब हम अपने दावों का हल ढूंढ सकते हैं। तो ठीक है, वहाँ पे लाहिड़ी मैम कहा, तो नेहरू ने स्वीकार किया कि ज़्यादातर राष्ट्रवादी नेता एक विभिन्न प्रकार का संविधान सभा चाहते हैं। एक लिहाजा से यह भी सही था कि ब्रिटिश सरकार का उसके गठन में काफ़ी हाथ था, और उसने सभा के कामकाज पर कुछ शर्तें भी लगा दी थी। परंतु नेहरू ने कहा, आपको उस स्रोत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जहाँ से इस सभा को शक्ति मिल रही है। सरकारें सरकारी कागजों से नहीं बनती, सरकार जनता की अभिव्यक्ति होती है। हम यहाँ इसलिए जुटे हैं क्योंकि हमारे पास जनता की ताकत है, और हम इतनी दूरी तक ही जाएंगे जितनी दूरी तक लोग हमें ले जाना चाहेंगे, फिर चाहे वो किसी भी समूह या पार्टी से संबंधित क्यों ना हो। इसलिए हमें भारतीय जनता के दिलों में सामयिक आकांक्षाओं और भावनाओं को हमेशा अपने जीवन में रखना चाहिए, और उन्हें पूरी तरह पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे दिखाए हैं एडविन मॉन्टेग्यू ने ही 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की रूपरेखा तैयार की थी। एडविन मॉन्टेग्यू, जिसके जरिए क्या हुआ था, प्रांतीय विधायिकाओं ने समिति प्रतिनिधित्व की व्यवस्था लागू की। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में जो सुधार हुआ उसका नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था, और इसके जरिए जो हुआ, प्रांतीय विधायिकाओं में समिति प्रतिनिधित्व की व्यवस्था लागू हुई थी। संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन मानी जा रही थी जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा लिया था। लोकतंत्र, समानता तथा न्याय जैसे आदर्श 19वीं सदी से भारत में सामाजिक संघर्षों के साथ गहरे तौर पर जुड़ चुके थे। जब 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों ने बाल विवाह का विरोध किया 19वीं शताब्दी में बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया, तो वे समाज का ही खल जगा रहे थे। जब विवेकानंद ने हिंदू धर्म में सुधार के लिए मुहिम चलाई, तो वह धर्मों को और ज़्यादा न्याय संगत बनाने का ही प्रयास कर रहे थे। जब महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने दलित जातियों पर पीड़ा का सवाल उठाया, या कम्युनिस्ट और सोशल पार्टी ने मजदूरों और किसानों को एकजुट किया, तो भी वे आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए ही जूझ रहे थे। एक दमनकारी और अवैध सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन अपरिहार्य रूप से लोकतंत्र व न्याय का है। नागरिकों के अधिकार और समानता का संघर्ष भी था। जैसे जैसे प्रतिनिधित्व की मांग बढ़ी, अंग्रेजों को चरणबद्ध ढंग से बढ़ाने संवैधानिक सुधार करने पड़े। प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कई कानून पारित किए गए। 1919 में कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत उसे लगभग पूरी तरह विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। जब गवर्नमेंट ऑफ एक्ट के तहत 1937 में चुनाव हुए, तो 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। क्या हुआ, जब 1919 में कार्यपालिका को क्या हुआ, आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। जब 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, तो उसके तहत क्या हुआ कि विधायिका के प्रति कार्यपालिका को लगभग पूरी तरह से उत्तरदायी बना दिया गया। और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, मतलब इसके तहत 1937 में क्या हुआ, 1937 में चुनाव हुए, तो 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी। इसके बावजूद हम पहले के संवैधानिक बदलाव तथा 1946 से अगले 3 साल के दौरान घटी घटनाओं को स्वाभाविक रूप से एक ही प्रक्रिया का हिस्सा नहीं मान सकते। इससे पहले के संवैधानिक प्रायोगिक प्रतिनिधियात्मक सरकार की लगातार बढ़ती मांग के जवाब में थे, जबकि विभिन्न कानूनों को पारित करने की प्रक्रिया में भारतीयों की कोई प्रत्यक्ष हिस्सेदारी नहीं थी। उन्हें औपनिवेशिक सरकार नहीं लागू किया था। प्रांतीय निकायों का चुनाव करने वाले निर्वाचन मंडल का दायरा समय के साथ फैलता जा रहा था, लेकिन 1935 में भी यह अधिकार वयस्क आबादी के 10 से 15% हिस्से तक ही सीमित थे। तब तक सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार की व्यवस्था नहीं थी। 1935 के कानून के तहत निर्वाचित विधायिकाएं औपनिवेशिक शासन के ढांचे में काम कर रही थी और अंग्रेजों द्वारा नियुक्त गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थे। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जिस कल्पना की बात कर रहे थे, वह स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य के संविधान की कल्पना थी। अब यहाँ पे बात कर रहा है अधिकारों का निर्धारण। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नेहरू ने उद्देश्य प्रताप पर अपने भाषण में कौन सा विचार पेश किया। अधिकारों का निर्धारण, किसको कौन से अधिकार है, नागरिक के अधिकार किस तरह निर्धारित किए जाए, क्या उत्पीड़ित समूह को कोई विशेष अधिकार मिलने चाहिए, अल्पसंख्यक को क्या अधिकार हो, वास्तव में अल्पसंख्यक किसे कहा जाए। जैसे जैसे संविधान सभा के पटल पर बहस आगे बढ़ी, यह साफ हो गया कि इसमें से किसी भी सवाल का कोई ऐसा उत्तर मौजूद नहीं है जिस पर पूरी सभा सहमत हो। इस सवाल के जवाब के बीच में विचारों में टकराव और व्यक्तिगत मतभेद से भी ही पैदा होने थे। अपने उद्घाटन भाषण में नेहरू ने जनता की इच्छा का हवाला दिया था और कहा था कि संविधान निर्माताओं को जनता के दिलों में समाई आकांक्षाओं और भावनाओं को पूरा करना है। यह कोई आसान काम नहीं
तरह अलग, यह कोई आसान काम नहीं था। जैसे जैसे आज़ादी की उम्मीद पैदा हुई, विभिन्न समूह अलग अलग तरह से अपनी इच्छा व्यक्त करने लगे। इन सभी अभिव्यक्तियों पर बहसें करना जरूरी था। परस्पर विरोधी विचारों के बीच किसी समाधान पर पहुंचना और एक आम सहमति पर पहुंचना जरूरी था। पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका बनाए रखने के समक्ष में एक प्रभावशाली भाषण दिया। बहादुर ने कहा कि अल्पसंख्यक सब जगह होते हैं, उन्हें हम चाह कर भी नहीं हटा सकते हैं। मुझे जरूरत एक ऐसे राजनीतिक ढांचे की है जिसके भीतर अल्पसंख्यक भी औरों के साथ सद्भाव के साथ जी सके, समुदाय के बीच मतभेद कम से कम हो। इसके लिए जरूरी है राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यक का पूरा प्रतिनिधित्व और उनकी आवाज़ सुनी जाए, उनके विचारों पर ध्यान दिया जाए। देश के शासन और में मुसलमानों की एक साथ हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए पृथक निर्वाचिका के अलावा और कोई रास्ता नहीं हो सकता। बहादुर को लगता था कि मुसलमानों की जरूरतों को गैर मुसलमान अच्छी तरह नहीं समझ सकते, ना ही अन्य समुदाय के लोग मुसलमानों का कोई सही प्रतिनिधि चुन सकते हैं। पृथक निर्वाचिका की हिमायती में दिए गए इस बयान से ज़्यादातर राष्ट्रवादी भड़क गए। इसके बाद जो गर्मा गर्म बहस चल रही थी उसमें इस मांग के खिलाफ तरह के तर्क दिए गए। ज़्यादातर राष्ट्रवादियों को लग रहा था कि पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था लोगों को बांटने के लिए अंग्रेजों की चाल थी। आर.बी. धुलेकर ने बहादुर को संबोधित करते हुए कहा था, अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेला, इसकी आड़ में उन्होंने तुम्हें फुसलाया और अब इस आदत को छोड़ दो। अब कोई तुम्हें बहकाने वाला नहीं है। विभाजन के कारण तो राष्ट्रवादी नेता पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव पर और भड़कने लगे थे। उन्होंने निरंतर गृह युद्धों और हिंसा की आशंका दिखाई देती थी। सरदार पटेल ने कहा, पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विष है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। उनकी राय में यह एक ऐसी मांग थी जिसने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा दिया, राष्ट्र के टुकड़े कर दिए, रक्तपात को जन्म दिया और देश के विभाजन का कारण बनी। पटेल ने कहा, क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो? अगर चाहते हो तो इसे फौरन छोड़ दो। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 1946 के जाड़ों में भारतीय नेता एटली के साथ वार्ता करने लंदन गए। इन वार्ताओं का कोई नतीजा नहीं निकला। यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कुछ कहा है, अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीज बो गए। यह दोहराने का कोई मतलब नहीं है कि हम पृथक निर्वाचिका की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए यही अच्छा है। यह बात हम बहुत समय से सुन रहे हैं, हम सालों से यह सुन रहे हैं और इसी आंदोलन के कारण अब हम एक विभाजित राष्ट्र हैं। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक निर्वाचिका हो? अगर आप मुझे दिखा दें तो मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन अगर आप इस अभागे देश में विभाजन के बाद भी पृथक निर्वाचिका की समस्या व्यवस्था बनाए रखी जाए तो यहाँ जीने का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह सिर्फ मेरे भले की बात नहीं बल्कि आपका भला भी इसी में है कि हम अतीत को भूल जाएं, एक नए दिन हम एकजुट हो सके। अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीज बो गए। हम इस शरारत को और बढ़ाना नहीं चाहते हैं। जब अंग्रेजों ने यह विचार पेश किया था तो उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उन्हें इतनी जल्दी भागना पड़ेगा। उन्होंने तो अपने शासन की सुविधा के लिए यह किया था। खैर कोई बात नहीं, मगर अब वे अपनी विरासत पीछे छोड़ गए हैं। अब हम इससे बाहर निकलेंगे या नहीं? पृथक निर्वाचिका की मांग का जवाब देते हुए गोविंद बल्लभ पंत ने ऐलान किया कि यह प्रस्ताव न केवल राष्ट्रीय के बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरनाक है। वह बहादुर के इस विचार से सहमत थे कि किसी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उस समाज के विभिन्न तबकों में वो कितना आत्मविश्वास पैदा कर पाती है। उन्हें इस तर्क पर भी कोई आपत्ति नहीं थी कि एक मुक्त देश में प्रत्येक नागरिक के साथ ऐसा आचरण किया जाना चाहिए जिससे न केवल उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो बल्कि उसमें स्वाभिमान का आध्यात्मिक भाव भी पैदा हो, तथा बहुत सदस्यों का समुदाय का यह दायित्व है कि वह अल्पसंख्यक की समस्याओं को समझने, उनकी आकांक्षाओं को महसूस करें। और इसके बावजूद पंत पृथक निर्वाचिका का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि यह एक आत्मघाती मांग है जो अल्पसंख्यक को स्थायी रूप से अलग अलग कर देगी, उन्हें कमजोर बना देगी और शासन में उन्हें प्रभावी हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी। गोविंद बल्लभ पंत 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में कहते हैं कि मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगी, उन्हें बहुत भारी नुकसान पहुंचाएगी। अगर उन्हें हमेशा के लिए अलग अलग कर दिया गया तो वे कभी भी खुद को बहुसंख्यकों में रूपांतरित नहीं कर पाएंगे। निराशा का भाव शुरू से उन्हें अपंग बना देगा। आप क्या चाहते हैं और हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या अल्पसंख्यक हमेशा अल्पसंख्यक के रूप में ही रहना चाहते हैं? क्या वे भी एक महान राष्ट्र का अभिन्न अंग बनने के और उसकी नियति को निर्धारित व नियंत्रित करने का सपना देखते हैं? मेरा विचार है कि अगर उन्हें शेष समुदाय से अलग रखा जाए और ऐसे हवा बंद कमरे में काट कर रखा जाए जहाँ उन्हें हवा के लिए भी औरों पर निर्भर रहना पड़ेगा तो यह उनके लिए भयानक रूप से खतरनाक होगा। अगर अल्पसंख्यक पृथक निर्वाचिका से जीत कर आते रहे तो कभी प्रभावी योगदान नहीं दे पाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें एंड इसका नेक्स्ट पार्ट हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।